गुड मॉर्निंग छात्र एंड छात्राओं, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास में क्या है विद्युत सेल के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मैंने कल वाला जो क्या था टॉपिक था, ठीक है, वो कंप्लीट करा दिया था। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो बुक है इसमें कहना एक चैप्टर में क्या है, दो चैप्टर जुड़े हुए हैं। तो उसमें हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है विद्युत धारा का। अब ये जो है हमारा जो चैप्टर क्या है विद्युत परिपथ वाला चैप्टर है, दूसरी बुक में जो नगीन प्रकाशन की है। तो उसके अनुसार ये हमारा क्या है छठा चैप्टर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं। लेकिन तुम्हारी बुक के अनुसार चैप्टर थर्ड है। तो देखते हैं हम वैद्युत सेल क्या है। देखो प्यारे बच्चों, जो वैद्युत सेल होता है ये क्या है, ये जो लैब होती है केमिस्ट्री की, ठीक है, या फिजिक्स की भी, उसमें बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक जार सा लिया जाता है, यानी एक क्या है एक डब्बा लिया जाता है, और उसमें क्या कर दिया जाता है, दो इलेक्ट्रोड डाल दी जाती है। ठीक है, उस पर एक पर धनावेश रहता है, एक पर ऋणावेश, और इसमें कुछ घोल डाल दिया जाता है। एक साथ NaOH रहता है उसमें, ठीक है, एक और रहता है वो, यानी वो क्या है, जितनी भी जो करंट फ्लो होगा ये इनके क्या है सांद्रण पर निर्भर करेगा कि सांद्रण कैसा तैयार किया है हमने, क्योंकि जो जितना भी करंट निकलता है वो सांद्रण से ही निकलता है। क्योंकि सबसे पहले हम क्या है एक रासायनिक युक्ति बनाते हैं, और इसी रासायनिक युक्ति के द्वारा ही हमें क्या मिलता है, विद्युत, यानी जो विद्युत है करंट वो मिलता है। तो प्यारे बच्चों समझ गए होंगे सभी कि जो विद्युत सेल है वो क्या है, और जो ये सेल होते हैं हमारे, ठीक है, इस प्रकार के सेल को क्या है हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपकी समझ में आ गया कि जो वैद्युत सेल है, वैद्युत सेल क्या है। वैद्युत सेल देखो, ये है एक केवल क्या है युक्ति है। देखो ये एग्जाम में नहीं आती है, ठीक है, इसमें जो एग्जाम में से आने वाली बातें हैं आपको बता दी जाएगी। तो सबसे पहले जो वैद्युत सेल है इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम, क्या होता है। तो सिंपल सी वे में आपको यही बात याद रखनी है कि जो वैद्युत सेल होता है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो प्यारे बच्चों आई होप समझ में आ गया होगा कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक, ठीक है प्यारे बच्चों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो प्यारे बच्चों सभी को पता लग गया, ठीक है। तो क्या कहलाता है हमारा विद्युत सेल कहलाता है, और ये है, हम ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे इसमें, बस आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दे रहे हैं इनके बारे में। नहीं नहीं तो यदि आप क्या है वैद्युत सेल के बारे में पढ़ने लगे तो क्या है पूरी क्लास वैद्युत सेल के बारे में ही चली जाएगी। ठीक है, इतना कुछ है पढ़ने को। तो सबसे पहले जो कहना हम कम टू द पॉइंट बात करते हैं। आपको जब ऑफलाइन क्लासें चलेगी तो ऑफलाइन क्लास में क्या है, आपका जब रिवीजन होगा तो रिवीजन में क्या है आपको और अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके ऑनलाइन में समझ नहीं आता, बोलते हैं समझ नहीं आता। अरे जब पढ़ोगे जब तो समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं। देखो जब समझ में नहीं आता तो वीडियो को क्या है बार बार देखे, जरूर समझ में आ जाता है कि ये कहाँ से क्या कैसे आया है। ठीक है, तो वैद्युत सेल क्या है हमारा, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और यह दो प्रकार का होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला जो हमारा प्रकार है इसका वो क्या है, ये है प्राथमिक सेल। तो हमारे जो सेल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। तो प्यारे बच्चों तो आपको प्राथमिक सेल के बारे में बताते हैं। देखो जो प्राथमिक सेल होते हैं ये वे सेल होते हैं जिन्हें हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। जैसा कि आपको पता है कि घड़ी में गिरने वाला जो सेल होता है, ठीक है, वो उसे हम डेनियल सेल बोलते हैं। उसे क्या है हम कभी भी चार्ज नहीं कर सकते, बस सिंपल से वे में आपको ये याद रखना है। तो जो हमारा प्राथमिक सेल है क्या है कि वे, या ये कह लो कि प्राथमिक सेल वे होते हैं जिनमें, ठीक है, यानी जिन्हें लिख लो, जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता।
अर्थात इनमें क्या होती है, जब इनमें रासायनिक प्रक्रिया होती है तो क्या है कि जो रासायनिक प्रक्रिया है इनमें अनुत्क्रमणीय होती है, इरिवर्सेबल। क्योंकि अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है कि जो पुनः ना हो सके, यानी एक बार होकर क्रिया तो बार बार न हो सके। तो पता लग गया प्यारे बच्चों क्या है किया जा सकता। तो क्या कहलाते हैं हमारे प्राथमिक सेल कहलाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में लिखे, एग्जाम्पल में हमारे जो प्राथमिक सेल होते हैं ये होते हैं साधारण वोल्टीय सेल, ठीक है। एक होता है हमारा डेनियल सेल, एक और होता है हमारा शायद लेकलांसे, क्या होता है लेक लांसे सेल। तो प्यारे बच्चे होते हैं हमारे प्राथमिक सेल। और इसके बाद में आता है हमारा सेकंड पॉइंट, क्या है द्वितीयक सेल। तो प्यारे बच्चों जो लैब में रखा जाता है वो होता है द्वितीयक सेल, ठीक है। उसे हम सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। तो द्वितीयक सेल क्या होती है, वे सेल, ठीक है, जिन्हें हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे द्वितीयक सेल कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों समझ गए होंगे सभी, ठीक है, ये द्वितीयक सेल कहलाते हैं। और जैसे कि हम एग्जाम्पल में लिख दे, इसके एग्जाम्पल में होता है सीसा संचायक, सीसा संचायक सेल, ठीक है। एक होता है नीफे, नीफे सेल। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। देखो ये ही आता है सीसा संचायक सेल सभी जगह, ज्यादातर नीफे का तो कहीं भी यूज नहीं होता, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पता लग गया सभी को। तो इसके बाद में देखो जो सेल है हमारा, सेल के बारे में इसकी डेफिनेशन आता है कि सेल में क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में वीवा बल भी बोल देते हैं, ठीक है, ईएमएफ। तो प्यारे बच्चों पता लग गया टॉपिक क्या है। देखो जो विद्युत वाहक बल होता है ये क्या होता है, देखो सभी ने विभवांतर या विभव की डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही है, पर इसमें क्या है कि हमारे पास क्या है, कोई सेल है, ये मोस्ट ज्यादातर हम इससे प्रदर्शित करते हैं सेल के चिन्ह को, ठीक है। तो क्या है हमारे पास कोई सेल है, और क्या होता है कि यदि हम सेल सहित हमारे पास क्या है एक परिपथ है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्या है यदि हम किसी आवेश को इस सेल सहित, ठीक है, आवेश का मान भी कितना होना चाहिए हमारे पास, एकांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एकांक। एकांक का मतलब है कि उसका जो मान है वो 1 कूलाम होना चाहिए। यदि हम 1 कूलाम आवेश को इस सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करें तो क्या है कुछ कार्य किया जाएगा, ठीक है, और अपोन में 1 आएगा। तो ये किया गया कार्य ही हमारा विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा प्यारे बच्चों, क्या होगी इसकी डेफिनेशन कि सेल सहित, ठीक है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य, ठीक है, क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा विद्युत वाहक बल। और इसे कहीं पर कैपिटल ई और कहीं पर स्मॉल ई, तो इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। देखो जो हमारा ई होता है ये क्या है, किस्म का विभवांतर ही होता है, ठीक है, उसके जैसा ही, ठीक है। इसके बाद में हमने मान लिया कि माना किसी, आप फॉर्मूला लिखते हैं, किसी
परिपथ में क्यों कूलाम आवेश को सेल सहित प्रवाहित करने में किया गया कुल कार्य कितना है, W है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो W बराबर फॉर्मूला आएगा, ठीक है, W बराबर नहीं, यहाँ से जो E बराबर फॉर्मूला आएगा क्या आएगा, W बटे क्यों। क्योंकि यदि हम आवेश को एकांक कर दे तो क्या है कि जो किया गया कार्य है प्रवाहित करने में वो किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के। यही मैंने बात लिखवाई है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक कितना होता है, वोल्ट या जूल प्रति कूलाम होता है। तो प्यारे बच्चों सभी की समझ में आ गया। आपको सिर्फ क्या है, ये लिखना है। तो देखो इसकी डेफिनेशन आ जाती है बोर्ड एग्जाम में। तो इसके बाद में हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम आपको कुछ बताते हैं, बाद में ही करते हो। ठीक है, इसकी क्या करते हैं हम, निर्भरता डिपेंडेंसी लिखते हैं सबसे पहले। देखो इसकी जो डिपेंडेंसी होती है वो क्या होती है कि ये क्या है, हमारा जो विद्युत वाहक बल है यह कभी भी किस पर, ना तो वैद्युत अपघट्य यानी कि जो जिसमें इलेक्ट्रोड जाती है उधर होता है, डाली जाती है, न तो उसकी मात्रा पर निर्भर करता, न प्लेटों के आकार पर निर्भर करता, न ही प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता। ठीक है, तो ये केवल किस पर निर्भर करता है, ये केवल जो वैद्युत अपघट्य डाला गया है उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि उसकी प्रकृति कैसी है, कि सौंदर्ण, पतला है, गाढ़ा है, और एक प्लेटों की धातु पर। तो निर्भरता पता लगी प्यारे बच्चों क्या है कि वैद्युत वाहक बल केवल क्या था, वैद्युत अपघट्य अपघट्य की प्रकृति तथा प्लेटों की धातु पर निर्भर करता है। तो प्यारे बच्चों पता लग गया सभी को। ठीक है प्यारे बच्चों, और किसी पर भी निर्भर नहीं करता। अब इसके बाद में क्या है, हमारा टॉपिक है आंतरिक क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। देखो जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध होता है क्या होता है प्यारे बच्चों, जो सेल होता है, सेल के अंदर कुछ घोल होता है, और वो घोल यदि विद्युत धारा के मार्ग में कुछ बाधा उत्पन्न करता है तो वही क्या कहलाता है, हमारा आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो समझ गए प्यारे बच्चों। तो क्या लिखना है आपको कि सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर सेल के घोल द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा या प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में कि सेल का घोल विद्युत धारा के मार्ग में, ठीक है, विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक ओम होता है, और अलग अलग सेलों का क्या है, अलग अलग होता है। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया सभी को। तो इसके बाद में है हमारी इसकी निर्भरता, क्या है, इसकी जो डिपेंडेंसी आपको वो लिखवाते हैं अब, ये भी आ जाती है निर्भरता, ये टिक मार्क में आती है मोस्टली। तो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है आपको बता दे, ठीक है प्यारे बच्चों, बता दे कि 3 कारकों पर निर्भर करता है, सबसे जो मेन है। ठीक है, अदरवाइज कितने ही भी लिख लो। तो हम लिखते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, 3 कारकों पर निर्भर करता है।
तो सबसे पहला जो हमारा क्या है, एक तो है हमारा घोल की सांद्रता पर, जो सेल का घोल है, घोल की सांद्रता पर, यानी कि इसका मतलब है कि सांद्रता बढ़ने पर जो हमारा घोल है, घोल की सांद्रता बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों। नंबर 2 पर आता है हमारा इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर। तो आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रोड रहते हैं और इनके जो बीच की दूरी रहती है, आंतरिक प्रतिरोध उनके बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि बीच की दूरी बढ़ाने पर भी आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या है, बढ़ता है। तो क्या है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को बढ़ाने पर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों। तो नंबर जो थर्ड हमारा टॉपिक है वो क्या है, ये है कि घोल में डूबे हुए जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के बढ़ने पर जो आंतरिक प्रतिरोध है प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या है, घटता है। तो मैंने क्या बताया, सांद्रण और प्लेटों के बीच की जो दूरी है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, उनके बढ़ने पर तो बढ़ता है, और जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड जितना क्या है उसमें डूबा है, उसके क्षेत्रफल के, यानी सांद्रण में जो घोल है, घोल में डूबा है, उसके क्षेत्रफल के बढ़ने पर क्या है हमारा, ये बढ़ता है। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी की समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो है टर्मिनल विभवांतर। तो प्यारे बच्चों इसके बाद में आता है हमारा टर्मिनल प्यारे बच्चों देखो, टर्मिनल का मतलब होता है सिरे, जो बैटरी में जो खुंटियां होती है उन्हें हम टर्मिनल कहते हैं। और यदि हम क्या है, टर्मिनल विभवांतर वह होता है यदि हम किसी भी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं और जितना कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, हमारा टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, यानी किसी आवेश को विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश का अनुपात ही हमारा टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। ठीक है, यानी सिरों के बीच में जो विभवांतर होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा टर्मिनल विभवांतर। तो क्या लिखेंगे हम इसमें कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक है, और इसे कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी समझ गए होंगे इसका विभवांतर क्या होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है। तो देखो, अब तुम्हें टर्मिनल विभवांतर में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो प्यारे बच्चों जिसकी समझ में न आया हो, एक बार क्या है वीडियो को पीछे करके देख ले, आई होप समझ में आ जाएगा। और इसके बाद में हम आपको बताते हैं, देखो क्या बताते हैं हम, चलो मैं करवा ही देता हूँ। सेल के इंपोर्टेंट है भी, सेल के जो विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल, ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल लिख लेना, टर्मिनल विभवांतर
में अंतर। तो प्यारे बच्चों विभवांतर, क्योंकि दोनों क्या है, मात्रक भी वोल्ट ही है, तो इनमें अंतर क्या है? देखो इनमें अंतर ये है कि जब सेल द्वारा, ठीक है, विद्युत धारा के मार्ग में क्या है, प्रतिरोध लगाता है, तो उसे सेल का क्या है, हम तो आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब सेल में कोई धारा नहीं ली जा रही हो, यानी जो सेल है, सेल के द्वारा कोई भी धारा न ली जा रही हो, तो तब सेल के जो इलेक्ट्रोड होते हैं और इलेक्ट्रोड के बीच में विभवांतर का मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। तो उस अधिकतम मान को तो हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल। तो क्या बताया मैंने, ये सेल के इलेक्ट्रोड है, जब जब क्या है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, तो क्या होता है, इसके बीच में जो विभवांतर है उसका मान अधिकतम होता है, और इस अधिकतम मान को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसके बाद में क्या है कि जब सेल से धारा ली जाती है, तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर है उसका मान क्या हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। तो यह क्या है, हमारा सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया कि यदि हम इसमें धारा प्रवाहित न करें तो विभवांतर का अधिकतम मान विद्युत वाहक बल, और इसमें धारा प्रवाहित कर दे और धारा प्रवाहित करने पर क्या है, कुछ विभव, कुछ जो धारा है सेल के आंतरिक प्रतिरोध द्वारा ली जाती है, तो इसका मतलब वो क्या है, हमारा उस न्यूनतम मान मिलेगा जो टर्मिनल विभवांतर। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा कि क्या है, कि जब, लिख देता हूं मैं, कि जब सेल से कोई धारा न ली जा रही हो, तब इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर का मान, ठीक है, यानी विभवांतर का मान अधिकतम होता है। तो इस अधिकतम मान को क्या बोलते हैं, हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। और जब सेल को धारा दी जाती है, ठीक है, दी जाती है, तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण, ठीक है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होता है, ठीक है, फिर में नोट कर लेना, विभवांतर का मान कम हो जाता है, ठीक है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों टर्मिनल विभवांतर भी, दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा आपकी, ठीक है। और सेल से जितनी अधिक धारा ली जाती है तो सेल का टर्मिनल विभवांतर उतना ही कम होता जाता है। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी की समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा जो टॉपिक होगा ये होगा, इम्पोर्टेंट है, सेल के विद्युत वाहक बल ई, ठीक है, टर्मिनल विभवांतर वी तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, यानी स्मॉल आर में संबंध, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये इम्पोर्टेंट भी है हमारा बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, तो आपको क्या है ये नोट करना है। तो प्यारे बच्चों मैंने डायग्राम नोट कर दिया है, क्योंकि जिससे हमें समय की क्या हो, बचत हो। तो सबसे पहले आपको बता दे कि हमें इन तीनों में संबंध स्थापित करना है, और संबंध स्थापित करने के लिए हमें सबसे पहले क्या है, कुछ कार्य ज्ञात करना होगा। अब ये बताओ, हमें पता है कि यदि हमने किसी आवेश को इसमें प्रवाहित किया, सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित किया किसी आवेश को, तो इसका मतलब क्या है, इसमें विद्युत वाहक बल होगा।
ठीक है। और जब हम किसी आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करते हैं तो इसका मतलब क्या है, कुछ कार्य तो सेल के अंदर ही हो जाएगा प्रवाहित करने में, जिसे हम आंतरिक कार्य कहते हैं। आंतरिक क्यों वो कहा गया, क्योंकि ये सेल के अंदर है। और कुछ हमारा इस सेल से अतिरिक्त जो बाह्य परिपथ है उस परिपथ में किया जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा बाह्य परिपथ। अब हमें पता है कि जो डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वी क्यू, क्योंकि वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। और ए बराबर क्या होगा यहाँ पर, डब्ल्यू बटे क्यू। ठीक है, तो इसके अनुसार ही v बराबर होता है डब्ल्यू बटे क्यू, या e बराबर डब्ल्यू बटे क्यू अभी लिखा था मैंने। तो w बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू क्यू। तो अब ये बताओ हमें क्या ज्ञात करना है, सेल सहित पूरे परिपथ में, मतलब पूरे परिपथ में जो है क्या है किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या है, हम एक तो कुल कार्य ज्ञात करते हैं, और कुल कार्य ज्ञात करने के बाद जो सेल का आंतरिक कार्य ज्ञात करते हैं, और सेल का आंतरिक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्योंकि डेरिवेशन इससे आसान हो जाता है। सबसे पहले हम इंटरनल वर्क ज्ञात करते हैं सेल के अंदर, फिर हम क्या है एक्सटर्नल वर्क ज्ञात करते हैं, बाह्य कार्य है। और फिर इन दोनों को टोटल करके इसके इक्वल रख देते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी की समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले देखो हम क्या लिखेंगे कि माना क्या है, एक सेल, ये क्या है देखो हमारा, ये ए इतना हमारा सेल है जिसका आंतरिक प्रतिरोध आर है। तो क्या लिखेंगे कि माना एक सेल, ठीक है, जिसका विद्युत वाहक बल, देखो जिसका जो विद्युत वाहक बल है कितना है, ई है, विद्युत वाहक बल ई, तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना है इसका, आंतरिक प्रतिरोध आर है। ठीक है पहले बच्चों, चित्रानुसार, चित्रानुसार का मतलब होता है जो कुछ रह जाता है वो बीच में ही आ जाता है लिखे बिना। ठीक है, तो चित्रानुसार क्या है, एक प्रतिरोध आर से जोड़ा जाता है। ये है वोल्टमीटर एमीटर, इन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जितना कम हो सके उतना लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमने मान लिया कि माना कुंजी को दबाते ही क्या है, इसमें धारा प्रवाहित कर दी हमने। माना परिपथ में आई धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब परिपथ में आई धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तब टी समय में परिपथ में प्रवाहित आवेश, क्योंकि जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसका मतलब है वहां पर आवेश भी होगा। आई बराबर होता है क्यू, आई बराबर क्यू बटे टी होता है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी है। ठीक है, ये लिख दिया। अब हम क्या है कि जो ये आवेश है, तो इस आवेश को पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ का मतलब है कि सेल सहित, ठीक है, पूरे परिपथ में सेल द्वारा, ये लिख दो, दी गई ऊर्जा, ठीक है, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा किसमें, यहाँ पे कोमा लगा दो, प्रवाहित करने में। अब हमने सेल द्वारा दो दी गई ऊर्जा है कुल कितनी मान ली, डब्लू मान ली। और डब्लू बराबर हमें पता है कि जब पूरे परिपथ में कार्य किया जाता है तो वहां पर क्या काम करता है, विद्युत वाहक बल, क्योंकि सेल सहित पूरे परिपथ में ही तो कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या लेंगे, पूरा ही विभव सा लेंगे हम। तो विभव कितना है हमारे पास, ये ई है, क्योंकि जो क्या है हमारे पास ये विद्युत वाहक बल है, विभव का ही काम करता है। और आवेश कितना प्रवाहित किया हमने, क्यों। अब हमें पता है कि क्यों बराबर क्या है हमारा, आई टी, तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, ये ई आई टी। तो समीकरण क्या मान ली, एक। अब इसके बाद में तो हो गया हमारा कुल कार्य है। अब हमें पता है कि जो सेल है, सेल का टर्मिनल विभवांतर इसके अंदर क्या है, टर्मिनल, तो हमारा कुल कार्य ये हो गया प्यारे बच्चों। तो अब इसके बाद में हम क्या मानते हैं कि जो बाह्य परिपथ होता है, जब हम इसे बाह्य परिपथ में प्रवाहित करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, वहां पर टर्मिनल विभवांतर ही तो होगा बाह्य परिपथ में, कि बाह्य परिपथ में दो बिंदुओं के बीच जितना भी विभवांतर होगा वो क्या कहलाता है हमारा, टर्मिनल विभवांतर। तो हमने क्या मान लिया कि माना बाह्य परिपथ में टर्मिनल विभवांतर, क्योंकि सेल से अलग ही तो होता है हमारा जो टर्मिनल विभवांतर होता है, कितना है, कैपिटल वी है। तब क्यों आवेश को
बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य है। तो बाह्य परिपथ के लिए हम क्या लिखते हैं, डब्लू एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य कार्य। तो कितना होगा वी, क्योंकि वी बराबर डब्लू बटे क्यू होता है, क्यू। तो यहाँ से क्यू का मान कितना था हमारे पास, वी आई टी, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है आई टी। समीकरण क्या मान लिया, 2। ये तो होगा हमारा बाह्य कार्य। अब हम क्या करते हैं, आंतरिक कार्य ज्ञात करते हैं। अब देखो आंतरिक ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है, सेल के अंदर का विभवांतर तो है नहीं, तो हमारे पास क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि सेल का जो आंतरिक विभवांतर है, आंतरिक विभवांतर, वो क्या मान लिया हमने, वी डैश मान लिया। ठीक है। तब जो वी डैश होता है हमारा क्या होता है, वी बराबर ओम के नियम से आई आर, लेकिन सेल के अंदर जो प्रतिरोध है कितना है, आर है। तो तब क्या है, आंतरिक किया गया, क्या ज्ञात कर दो, तब आंतरिक कार्य है। तो तब आंतरिक कार्य यानी कि जो सेल के अंदर किया गया कार्य आवेश को प्रवाहित करने में कितना किया जाएगा, डब्लू इंटरनल। तो ये भी क्या होगा, वी डैश इंटू क्यू। अब हमें पता है कि वी डैश की वैल्यू तो हमारे पास आई आर, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्योंकि आई टी। तो वी जो डब्लू इंटरनल मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, आई स्क्वायर आर टी। तो यही तो मिलेगा प्यारे बच्चों में। ठीक है। क्योंकि जो आंतरिक किया गया कार्य है, हम उसमें आंतरिक वोल्टता लेंगे, और आंतरिक वोल्टता इसने हमें दी नहीं है, तो इसलिए हम क्या है, ज्ञात करते हैं। हमने मान ली कि हमारी जो आंतरिक वोल्टता है क्या है, वी डैश है। तो वी डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारा आई आर, क्योंकि आंतरिक जो प्रतिरोध है कितना है हमारा अंदर, स्मॉल आर है, और प्रवाहित धारा आई है। तो आई होप प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपकी। तो प्यारे बच्चों हमें जो डब्ल्यू इंटरनल मिल गया, डब्ल्यू इंटरनल कितना मिल गया हमें, आई स्क्वायर आर टी। तो समीकरण क्या मान लिया हमने, 3, ये मान ली। तो तब ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है कि जो कुल किया गया क्या है, कुल कार्य है, ठीक है, वो अलग अलग कार्यों की क्या होता है, योग के बराबर होता है, यानी डब्ल्यू एक्सटर्नल और डब्ल्यू इंटरनल। तो ऊर्जा जो संरक्षण का नियम होता है क्या होता है कि जो किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य है, वो क्या है, एक्सटर्नल कार्य और इंटरनल कार्य के योग के बराबर होता है। तो डब्ल्यू बराबर एक्सटर्नल कार्य कितना था प्यारे बच्चों हमारा, वी आई टी, और प्लस के इंटरनल कार्य कितना था हमारा अभी, आई स्क्वायर आर टी। और जो डब्ल्यू की वैल्यू आई थी, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी हमारी, ई आई टी। तो यहाँ से क्या है, वी आई टी प्लस के आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, जो कि तू लिख दी। अब ये बताओ, ई आई टी तो जो का तू, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या है, आई टी, क्योंकि आई इसमें भी है, इसमें भी है, टी इसमें भी है, इसमें भी, कॉमन ले लिया। तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, कैपिटल वी प्लस के यहाँ से देखो एक आई बचेगा और एक आर। तो आई टी से आई टी खत्म। तो जो ई बराबर मिलेगा, क्या मिलेगा, वी प्लस के आई आर। एक तो हमारा संबंध ये हो गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ से जो v बराबर है, ठीक है, तो यहाँ से यदि हमें v देकर, स्मॉल r देकर, i देकर विद्युत वाहक बल पूछता है, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों समझ गए होंगे इतनी बातें। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में यदि हमें टर्मिनल विभवांतर पूछता है, तो e माइनस के आई आर को इस साइड में ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, e माइनस के आई आर। ठीक है। तो इससे क्या स्पष्ट है कि यदि धारा का मान बढ़ाते हैं हम, ठीक है, तो क्या है, टर्मिनल विभवांतर का मान घटता है, क्योंकि यदि इसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी तो ई में से ज्यादा घटेगा, तो इसका मतलब बी का मान क्या होगा, कम होगा। तो इसके अनुसार, फॉर्मूले के अनुसार, जब हम धारा का मान बढ़ाते हैं तो टर्मिनल विभवांतर का मान कम होता है। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया सभी के। तो इसकी एक स्थिति है हमारे पास, स्थिति क्या है कि जब परिपथ में धारा कितनी हो, आई की वैल्यू 0। तो यहाँ पर क्या मिलता है हमें, जब धारा 0 हो जाती है, तो ये बताओ इसकी वैल्यू 0 रखते हैं, तो v बराबर किसके मिलेगा हमें, e के मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अर्थात क्या है, जब परिपथ से कोई धारा न ली जा रही हो, तो जो टर्मिनल विभवांतर है, टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी की समझ में आ गया होगा यहाँ तक।
ठीक है। अब इसके बाद में देखो इसके हमारे दो तीन फॉर्मूले और उत्पन्न होते हैं यहीं से। क्या है वे? एक हमारा इसका जो पार्ट है वो है कि परिपथ में धारा। यदि क्या पूछे हमें परिपथ में धारा, देखो परिपथ में धारा करने के लिए इसे हमने मान ली समीकरण 4। तो समीकरण 4 में तो ओम का जो नियम होता है V बराबर क्या होता है आई आर, क्योंकि जो बाह्य परिपथ में हमारा प्रतिरोध जुड़ा है कैपिटल आर और V है हमारा बाह्य परिपथ का टर्मिनल विभवांतर। तो क्या है रखने पर इसमें रख दो अब। तो क्या मिलेगा हमें आई आर बराबर ई माइनस के आई आर। इसे ले जाओ इस तरफ, तो यहाँ से जो इस तरफ ले जाते हैं हम तो क्या होता है इस तरफ ले जाने पर ई तो जू का तू, इसे इस तरफ ले जाते हैं आई आर जू का तू है हमारे पास, ठीक है, प्लस के स्मॉल आई आर। देखो ये तो जू का तू है, इसे साइड में लेके पॉजिटिव हो गया और दोनों में से क्या कॉमन है आई, तो अंदर क्या बचेगा आर प्लस के आर बराबर ई। देखो जब भी धारा ज्ञात करनी होती है तो ई बटे आर प्लस के आर हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला भी आपको नोट करना है। अब इसके बाद में क्या है हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध। देखो प्यारे बच्चों जो डेरिवेशन आता है ये कह देता है कि सिद्ध कीजिए कि आई बराबर इतना होता है, तो हमें सब कुछ करना पड़ेगा जो भी हमने डेरिवेशन में किया। तो आंतरिक प्रतिरोध के लिए हम समीकरण 4 में वही आई बराबर क्या रख देते हैं V अपॉन आर। जैसे कि हमने इसमें V बराबर आई आर रखा था तो समीकरण 4 क्या थी हमारी ये थी, तो इसमें हम क्या रखते हैं V बटे आर बराबर ई माइनस के आई आर। तो हमने रख दिया ये, ठीक है। देखो यहाँ पे ये तो V की वैल्यू है तो V बराबर क्या था हमारा ई माइनस के आई आर। चलो इसे दोबारा ही लिख देता हूँ, त्रुटियां हो गई। देखो यहाँ पे जो V है हमें आई इक्वल तो रखना है, तो V बराबर क्या है ई माइनस के आई आर था और आई की वैल्यू क्या रखनी है हमें V बटे आर, और इनटू में क्या है इसके आर है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे ले आओ इस साइड में। तो यहाँ पे जब हम इसे, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या करते हैं इस साइड में उठाकर लाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हम इसे ले आए इस साइड में उठाकर और इनटू में क्या है आर। ये तो ई जू का तो, और इसे लेंगे हम इस साइड में उठाकर तो माइनस क्या हो जाएगा बी। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा आर बराबर, देखो कैपिटल आर तो ऊपर पहुँच गया और आर वी हमारा नीचे पहुँच गया, तो ई माइनस के वी। तो आर बराबर क्या है ये आर जू का टू है, ठीक है। अब देखो देखो जो आर है ये तो वहां पे पहुंच गया, वी इसके अपोन में आ गया, ये जू का टू है। अब यहाँ से आर तो है जू का टू, अब वी को इसके अपोन में लेंगे हम तो ई बटे वी माइनस के जब हम वी अपोन वी लिखते हैं क्योंकि हमने वी को क्या है इसके सब संपूर्ण के क्या है बटे में है, ठीक है। तो यहाँ से आर बराबर क्या आएगा आर और ई अपोन वी माइनस के 1, ठीक है। तो स्मॉल आर इक्वल ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको क्या है अच्छी तरह क्या है इसकी प्रिपेयर करनी है, इतना भी हार्ड नहीं है डेरिवेशन। सिर्फ इसमें क्या करना है एक बार आपको सिंपल वे में संपूर्ण कार्य निकालना है, एक बार इंटरनल और एक बार एक्सटर्नल उठाकर दोनों को लास्ट में जोड़ देना है और फिर कैलकुलेशन ही है इसमें और कुछ नहीं है। तो प्यारे बच्चों जो अभी फ़ोन हिल गया था वो क्या था, बंदर आ गए थे, मैं सबसे ऊपरली छत पर बैठा हूँ आके कि शोर शराबा ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।